और खबरों को अब देखते हैं विस्तार से और छत्तीसगढ़ की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां पर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। नए साल पर जो कोरोना के आंकड़े आए हैं वो काफी डरावने वाले हैं, क्योंकि आज कोरोना के 290 केस सामने आए हैं और इसमें रायपुर में ही सबसे ज्यादा 90 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर दूसरे नंबर पर, जहां पर 52 नए मरीज को मिले हैं, तो कोरबा में भी 40 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद रायगढ़ में भी 37 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो कोरोना ब्लास्ट इसे कह सकते हैं और साल के दूसरे दिन ही जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं और सचेत करने के लिए काफी हैं, लोगों को सतर्क करने के लिए काफी हैं, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ते हुए और कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 290 केस पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में सामने आए और इसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में 90 मरीज मिले हैं, तो बिलासपुर यहां पर 52 मरीज, कोरबा में 40 और रायगढ़ में 37 मरीज सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। साथ ही पूर्व की सरकारों के खेल और योगी सरकार में जेल के खेल को जनता को समझाया। पहले अपराधी माफिया के खेल। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। अवैध कब्जे बदमाशी के खेल। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पूर्व सरकारों के अपने खेल। कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। योगी राज में जेल जेल का खेल। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी सरकार के लिए पीएम मोदी का अभियान जारी है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को पहले विश्वविद्यालय की सौगात दी। अपने मेरठ दौरे पर पीएम मोदी ने पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने यहां बार बार खेल की बात करते हुए योगी सरकार की उपलब्धियां और पूर्व की सरकारों के खेल को विस्तार से बताया। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनऊ में योगी जी, और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूं आपके लिए। मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनेगा। इस विश्वविद्यालय को बनाने में 700 करोड़ की लागत आएगी। युवाओं के खेल कौशल, रोजगार और विकास में मदद मिलेगी। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ दौरे की शुरुआत बाबा औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर की। इसके बाद पीएम मोदी शहीद स्मारक और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पहुंचे। पीएम मोदी ने खेल उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी और फिटनेस मशीन, बॉडी वेट, लेट पुल मशीन पर हाथ आजमाया और देश को फिटनेस का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ अहम बैठक की।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ अलग अलग चर्चा की। चर्चा के बाद उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और अब इसका हम सभी को मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां फैसला लें और पाबंदियां लगाएं। उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी जुकाम को गंभीरता से लें और टेस्ट जरूर कराएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। हमने कोविड की पहली लहर का भी मुकाबला किया है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी लहर से भी हम लड़े हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि 140 करोड़ टीके भारत में लग चुके हैं। अपने आप में अद्भुत है ये। और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलके अब इस तीसरी लहर से मुकाबला करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को पूरी ताकत से सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे विकासखंड स्तर की हो, चाहे पंचायत और वार्ड स्तर की हो। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, समाजसेवी, धर्मगुरुगण कोविड के क्षेत्र में पहले भी जिनने बहुत बेहतर काम किया, हम सबको जोड़ लें। अब ग्राम स्तरीय जो हमारी समितियां हैं, पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, इसको गंभीरता से ले। गांव में वही देख सकते हैं जैसे पिछली बार हम लोगों ने टीका लगवाए, सैंपल टेस्ट के लिए नहीं मिलते थे, उनको लगाया, या जो बीमार थे उनको निकाल के कोविड केयर सेंटर तक ले गए, या पंचायत भवन या स्कूल को ही हमने कोविड केयर सेंटर बना दिया। तो ये तो गांव में करना पड़ेगा हमको। जो हमारे प्राइवेट अस्पताल है जिनको हमने अनुबंधित किया था, उस अनुबंध में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक अभी वृद्धि कर दी। तो आप ये अनुबंध कर लें। और प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत उपचार होगा। जरूरत पड़ने पर निःशुल्क उपचार होगा, पैसे हम देंगे। और इधर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। प्रदेश के चुनाव में 2017 से अधिक सीटों से बीजेपी विजयी होगा। उसके कारण साफ है। 2007 में मायावती आई, 12 में उन्होंने कहा कि मैं 100 सीट मुसलमानों को दूंगा। 2012 में नए चेहरे के रूप में सपा ने उतारा अखिलेश यादव को। यूपी की जनता ने भरोसा की, लेकिन वही तुष्टीकरण, वही गुंडागर्दी, वही डकैती का राज चला। जोगी के 5 साल में आज न जिन्ना की राह चलने वालों पर का खैर है, न औरंगजेब की राह पर चलने वालों का खैर है, न दहशतगर्दी करने वालों का खैर है,
न आतंकवाद मचाने वालों को खैर है। उत्तर प्रदेश की जनता को, यूपी की जनता को विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को अमन, चैन, शांति चाहिए। वो योगी ने स्थापित। कालीचरण महाराज के बयान और फिर गिरफ्तारी को लेकर जंग अभी भी जारी है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी से बीजेपी के कई नेता गुस्से में हैं। हिंदूवादी संगठन सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने मालवीय चौक पर कालीचरण महाराज के समर्थन में प्रदर्शन कर डाला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। परिषद का कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सभी को है और कालीचरण महाराज ने अभिव्यक्ति दी, लेकिन कालीचरण महाराज ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। जल्द से जल्द अगर उनको रिहा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं लोग, तो आने वाले दिनों में देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हमारे भारत के राष्ट्रीय संत, राष्ट्रभक्त संत कालीचरण जी के द्वारा जो भी टिप्पणी रायपुर में की गई है, उसके पश्चात रायपुर से पुलिस आती है, अनर्गल तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द हमारे संत कालीचरण महाराज जी को रिहा किया। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने यहां तोड़फोड़ की थी मड़वा पावर प्लांट में, इसके और आग भी लगाई गई थी। मीडिया पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया था। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, कुछ देर पहले भी दिखाई थी तस्वीरें कि यहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ था और बलवा किया गया। पुलिस बल जो है भारी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। और इधर सागर में नेशनल हाईवे 44 पर सत्यम ढाबे के पास अचानक से पार्सल से भरा हुआ एक कंटेनर जो है वो आग के शोले में तब्दील हो गया। उसमें आग लग गई और इतनी तेजी से आग फैली कि लपटों में कंटेनर को लपटों ने घेर लिया और कंटेनर में रखा पार्सल का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कंटेनर में आग लगने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। इसके बाद सूचना मिली तो कैंट पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर में लगी आग को बुझा लिया गया। कंटेनर पार्सल लेकर दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था और कंटेनर का चालक और क्लीनर दोनों सुरक्षित बताए गए। 17 सालों तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर होकर वापस गुना में अपनों के बीच लौटे नायक गोवर्धन सिंह का लोधी समाज ने जोरदार स्वागत किया। परिवार और समाज के लोगों ने रेलवे स्टेशन से विकास नगर तक उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और आतिशबाजी। 5 किलोमीटर तक चले इस विशाल जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिन्होंने देश सेवा करने वाले गोवर्धन सिंह का अभिनंदन किया। इस मौके पर आर्मी से रिटायर हुए नायक गोवर्धन सिंह ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मैं 2004 में भर्ती हुआ था दिसंबर में। उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया है जबलपुर। वहाँ से ट्रेनिंग से बेसिक ट्रेनिंग किया 6 महीने की। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 1.5 साल का फिर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग श्रीनगर में वहाँ पर लगभग मैंने 3.5 साल काटा। फिर मैं बीकानेर चला गया। बीकानेर से फिर दोबारा जेंड पे गया। ऐसे सिलसिला चलता है और लास्ट यूनिट मेरी पठानकोट थी। कितने साल सेवा करने के बाद आए आप रिटायर? मैं 17 साल सेवा करने के बाद। आगामी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी को, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक संस्था इतनी बढ़िया संस्था है कि इससे बढ़िया संस्था मिलेगी। मलखंभ का नाम जेहन में आते ही आपको सबसे पहले फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त युवाओं की टोली याद आती है, लेकिन रतलाम की बच्चियों ने अब यह धारणा बदल कर रख दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चियां मलखंभ पर हैरत अंगेज कारनामे कर रही हैं और मलखंभ की ऊंचाई को भी बौना साबित कर रही हैं। ये तस्वीरें रतलाम के जवाहर व्यायामशाला की है, जहां पर हर दिन शाम को ऐसा ही नज़ारा होता है। यहाँ हर उम्र की बच्चियां अपनी मेहनत के बूते मलखंभ की ऊंचाई को बौना साबित कर रही हैं। रतलाम में इन बच्चियों के फायर मलखंभ की चर्चा जोरों पर है। शहरवासियों को न केवल उम्मीद है बल्कि विश्वास भी कि ये बच्चियां मलखंभ के इस खेल में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगी, रतलाम का नाम रोशन करेंगी। उसके नीचे हिमाचल, उसके नीचे हिमाचल।
मलखम जैसे टीवी शोज़ में देखा था तो ऐसा लगा कि हम भी कर सकते हैं, इसलिए और हम सुबह 2 घंटे शाम को 3 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं मलखम की। जब स्टार्ट करा था तो बहुत डर लगता था, जलते भी थे, गिरते भी थे, पर प्रैक्टिस की तो होने लगा, अब डर नहीं लगता। फायर मलखम में रिस्क भी बहुत है पर अच्छा लगता है तो करते हैं। ये नॉर्मली फायर एक्ट जो पहले मतलब स्टंट में यूज़ किए जाते थे तो उसको देख के हमको ट्राई आया कि हम भी फायर के साथ मलखम पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हमने बॉयज़ के साथ ट्राई किया, फिर गर्ल्स के साथ ट्राई किया, तो गर्ल्स के साथ ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो फिर हमने गर्ल्स के साथ ट्राई किया। पर पहले काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो हमने सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे मतलब कंटिन्यू दिन में 5-7 घंटे प्रैक्टिस कराई और ये एक्ट 1 महीने में तैयार किया है। बच्चियाँ डेली यहाँ पर सुबह शाम 6 घंटे की प्रैक्टिस करती हैं। पहले तो इन लड़कियों को डर था, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद इनका डर खुल गया और ये अब अच्छी तरह से मलखम करने लग गई और फायर एक्ट के साथ करने। भोपाल वन विहार की टीम ने बुधनी से एक भालू का रेस्क्यू किया। 8 से 10 साल की उम्र का यह भालू घायल था, जिसे बचा लिया गया। बचाते वक्त भालू के ऊपर के दांत टूटे हुए मिले। माना जा रहा है कि भालू का शिकार करने की शायद कोशिश की गई। फिलहाल वन विभाग में ही भालू का इलाज किया जा रहा है। वो अपनों से बिछड़ी तो परिवार वाले ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई तो नहीं मिली, दर दर की ठोकरें खाई तो भी कोई कामयाबी नहीं हाथ लगी। लेकिन जब भटकती हुई ऐसी महिला के पास पहुंची जो सिर्फ अपनों को मिलाने का काम करती हैं, तो बस फिर क्या था, गूगल की मदद से परिजन भी मिल गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा की रहने वाली लीला का पहले तो परिजनों ने बाल विवाह कर दिया। बाल विवाह के बाद उसने 2 बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन अचानक पति की मृत्यु के बाद लीला सुध बुध खो बैठी। लीला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। 9 महीने भटकते भटकते वो मंदसौर के आश्रय घर पहुंची, जिसके बाद शुरू हुई लीला के परिजनों की तलाश। बार उसके भाई, 2 बेटे और इकलौती बेटी वो अपनी माँ की थी। पिता उसकी गुमशुदगी से पिता का देहांत हो चुका है, तो आज हम उसे पुनर्वास करेंगे। ऐसे हमने 15 से 16 लड़कियों का पुनर्वास किया। काफी कुछ इधर उधर से पता लगाने के बाद गूगल की मदद से लीला के परिजनों को खोज निकाला गया। जब लीला और उसके परिजनों का मिलन हुआ तो गले मिलकर सब फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि विक्षिप्त महिला आश्रय घर की संचालिका और उनके सहयोगियों की आंखें भी नम हो गई। यहाँ खुशी मेरे हुक्म बढ़िया खुशी मेरे आप बल्लो भगवान दीदी को बल्लो हाँ हुक्म आप बल्लो बेगा गरीब हम तो बच्चा बच्ची ऐसा कैसी रात अपन खुश रहा हुक्म। मिलन के इस दृश्य के साक्षी जिले के कलेक्टर गौतम सिंह, सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी बने। आश्रय घर में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता करने और नए साल की शुरुआत निराश्रित बुजुर्गों के साथ करने आए सांसद गुप्ता, विधायक सिसोदिया और कलेक्टर सिंह ने अनामिका और उनके संस्थान की तारीफ की। शहर के सेवा के क्षेत्र में अग्रगण्य परिवार गनेड़ीवाल परिवार ने आज सभी लोगों को 10,000 रुपए भेंट किया है, उनको स्नेह भोज दिया है और शाल सहित सबका सम्मान किया है। इस संस्था ने अनामिका के नेतृत्व में यहाँ पर 15 ऐसे विक्षिप्त जो यहाँ पर निवास कर रहे थे, उनकी सेवाएं दी जा रही थी और वो मिसिंग में थे। ऐसी 15 से 16 लोगों का पुनर्वास किया और आज एक लीला नाम की बिटिया जो शंभुपुरा निम्बाड़ा चित्तौड़ के बीच का गांव है, वहां की रहने वाली थी। गूगल पर उसके परिवार को सर्च किया, 7 महीने से अनामिका और उसकी पूरी टीम ने इसकी सेवा करी। आज उसके परिवार के लोग, लीला के परिवार के लोग आज यहाँ आए हैं और अपनी उस विक्षिप्त बालिका को यहाँ से ले जाएंगे। पुनर्वास सेंटर भी है, ये वात्सल्य धाम भी है। गनेड़ीवाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ वात्सल्य धाम के लिए करें जिससे कुछ स्थायी हो सके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उसी समय तुरंत जो है मुझे प्रॉमिस किया था कि 2.5 लाख वो तुरंत दे रहे हैं, ताकि अगले कुछ दिनों तक ट्रस्ट की गतिविधियां ठीक से चलती रहें, वात्सल्य धाम का काम अच्छे से चलता रहे। बाकी मैं भी अपने लेवल पे कुछ ऐसी स्थायी व्यवस्था करने की सोच रहा हूं कि ये रोज रोज के जो पैसे की कमी है इसका झंझट दूर हो सके। नए साल में अपनों का मिलन एक मार्मिक दृश्य था, जहां मिलने वाले की आंखों में भी आंसू थे और मिलाने वालों की आंखें भी नम थी। बहरहाल लीला अब अपने परिजनों के पास पहुंच गई है और फिर से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं और इसके हर हिस्से को कुदरत ने करीने से सजाया और संवारा है, लेकिन अब भी इसके खजाने में कुदरत के वो बेशकीमती हीरे हैं जो दुनिया की नजरों में पूरी तरह आए नहीं हैं।
वादी कश्मीर का कोना कोना जन्नत से कम नहीं। जहां भी जाएंगे यहां खुद को कुदरत के करीब पाएंगे। लेकिन इसी कश्मीर में कुछ ऐसी भी जगह है जहां हकीकत में जन्नत जैसा नजारा है। इन्हीं में से एक है दूध पथरी, जिसका मतलब है दूध की घाटी। एक कटोरा आकार की घाटी जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले में है। इसके नाम को लेकर भी कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घास के किनारे बहने वाली नदी इतनी बहाव से नीचे की तरफ गिरती है कि पानी का बहाव एकदम दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे दूध पथरी कहा जाता है। इसके अलावा एक और कहानी है कि कश्मीर के एक प्रसिद्ध संत ने एक बार जमीन से पानी निकालने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ी से खुदाई की तो उसमें से दूध की धार बहने लगी। श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है दूध पथरी। हालांकि इस खूबसूरत जगह को प्रशासन की ओर से ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला है। दूध पथरी एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन निर्जन और शांत पर्यटन स्थल है जो कि अभी ज्यादा विकसित भी नहीं हुआ है। बावजूद इसके इस साल यहां कई पर्यटक आ रहे हैं और नए साल के मौके पर कुदरत की इस खूबसूरत जगह में अपना वक्त बिता रहे हैं। दूध पथरी में आकर पर्यटक बहुत खुश हैं और बाकी पर्यटकों को भी यहां आने की सलाह दे रहे हैं। आओ भाई जरूर आओ। ये राकेश टिकट की तरह बात कर रहा है। कहीं नहीं जाओ, यहाँ आ जाओ और सारी जगह छोड़ दो। पहलगाम से बढ़िया ये है, पहलगाम से बढ़िया कुछ नहीं है। और आना तो ट्रैक करके आना, बड़ों में मत आना वरना सारे मजे खो दोगे। ट्रैक करके आओ, आगे तक जाओ, बहुत मजे आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम जन्नत जैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, कश्मीर बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि भी रास्ते बहुत खराब है, ये थोड़ा अच्छा हो जाए बस। बाकी तो सारी चीजें सही ही है। दूधपथरी तो बहुत अच्छा है और जो है लोकेशन, प्लेस, ये सब सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। वेरी ब्यूटीफुल। हर इंसान को एक बार तो अपनी लाइफ में ये विजिट करना ही चाहिए। जैसे अभी टूरिस्ट को सही इन्फॉर्मेशन मिले और एक गवर्नमेंट सेंटर बने जो टूरिस्ट को मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिले, यहाँ कोई मिसगाइड नहीं हो। ऊपर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, ना पोस्टपेड में है ना प्रीपेड में है, तो अगर उसका कुछ किया जाए तो सबसे बेस्ट हो। यहाँ पर जरूर आइएगा अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। कश्मीर एज सच इज वेरी ब्यूटीफुल। जब वो बोलते हैं कि अगर जन्नत कहीं पर है वो यहीं पर है, वो सही बोलते हैं। हालांकि सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होटल और गेस्ट हाउस के साथ साथ फूड स्टॉल और दूसरी पर्यटक सुविधाओं की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अगर ध्यान दिया जाए तो दूध पथरी से बेहतर कोई जगह नहीं है। कश्मीर में बेसिकली हम 4-5 दिन से हैं और ये हम न्यू ईयर बनाने यहाँ पे आए थे। दूध पथरी के बारे में बोलना चाहूंगा, यहाँ का जो नेचर है बहुत ही उम्दा है। मतलब ऐसा अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, वेस्ट इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आके आप देखेंगे तो मतलब उम्दा खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है अर्थ का, तो वो हमने रियलाइज कर लिया हमने। यही सोच रहे थे कि इस इलाके में इतनी कम भीड़ क्यों है, तो मतलब जो नेचर है वो, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे भी और टूरिस्ट स्पॉट्स बनने चाहिए। एक की यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है जो आज के जमाने में जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो सयाह है वो यहाँ से लाइव करते और अपने जो उनके अहलो अयाल है, उनके दोस्त है, अहबाब है, फैमिली है, उनको दिखाते इस जगह की खूबसूरती। दूसरी बात यह है कि रोड जो है, ट्रांसपोर्ट अभी रुका पड़ा है। शायद मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उतनी प्रोएक्टिव नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दूध पथरी हमारे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म के नक्शे पे उभर के आ रहा है। हालांकि उतनी प्रमोशन नहीं मिली है दूध पथरी को जितनी मिलनी चाहिए थी। तो अगर आप भी कैंपिंग और ट्रैकिंग के मकसद से दूध पथरी जा रहे हैं तो अपना खाना पैक करके ही ले जाएं। दूध पथरी की सड़कें अभी भी ऊबड़ खाबड़ हैं, तो थोड़ा सा संयम बनाए रखें और अपनी ट्रिप को एंजॉय करें। यकीन मानिए, दूध पथरी जाकर आप असली कश्मीर को एंजॉय करेंगे और कह उठेंगे, दुनिया में जन्नत अगर कहीं है तो कश्मीर में ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंदौर में नए साल के जश्न से पहले सड़क पर